हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम नंबर 1 जो कि चैप्टर 1 में है और उसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, और इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको सबसे पहले पोएम का नाम और राइटर का नाम याद कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो का मीनिंग क्या होता है। तो डस्ट ऑफ स्नो का अगर मीनिंग हम सोचें तो इसका मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो पोएम में लिखा हुआ है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। बोला गया कि जिस तरीके से एक कौवा shook down on me, shook down मतलब होता है शेक। ठीक है, मतलब हिला के गिरा देना। तो जिस तरीके से एक कौवा मेरे ऊपर हिला के गिरा दिया, क्या हिला के गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरा दिया। कहाँ से गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक हेमलॉक ट्री के ऊपर से एक कौवा मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉइजनस प्लांट या फिर ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, एक जहरीला प्लांट होता है, छोटे छोटे वाइट कलर के फूल होता है इसमें। तो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, वहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मतलब सीन कुछ ऐसा है। ये मान लीजिए है यहाँ पर हेमलॉक ट्री। ठीक है, ये उसके मान लीजिए ब्रांचेस है और यहाँ से हो सकता है कि लेखक यहाँ से जा रहे हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ से जा रहे हो। तभी क्या होता है कि हो सकता है कौवा यहाँ पे आके इसके ब्रांच, हेमलॉक ट्री का ब्रांच पे यहाँ पे आके कहीं से आके बैठा हो, या फिर यहाँ से उड़ के गया हो, या फिर यहीं पे हिला डुला हो। तीनों में से कुछ भी एक हरकत किया होगा वो, जिस वजह से यहाँ से जो पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो था वो नेटर पे आके गिरता है। ठीक है, अब हो सकता है वो पार्टिकल्स इनके सिर पर गिरा हो, या फिर शोल्डर पे गिरा हो, या फिर कहीं भी बॉडी पे गिरा हो। तो ये क्लियर मेंशन नहीं है। ठीक है, बस इतना मेंशन है कि इसको एक कौवे ने नेटर पे कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया। ठीक है यहाँ तक, तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इससे भी पता चलता है कि ये जो फर्स्ट स्टैंजा जो है, यहाँ पे जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है, ये यूजुअली कोई भी पोएम में जब यूज़ होता है तो इसका एक नेगेटिव रेफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि क्रो काला होता है, उस नेगेटिव बताता है ये, और हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस है, नेगेटिव रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। और इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट का मूड जो है वो काफ़ी सैड था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा में शिफ्ट करते हैं। तो कौवा का वो डस्ट ऑफ स्नो गिराने के बाद क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रूड। तो उस दिन का कुछ हिस्सा पहले ही नेटर का मूड सैड था। ठीक है, काफ़ी बुरा बैड मूड में थे वो, लेकिन जैसे ही उस क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिया उन पे, तब से उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पे, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनका मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। रूड का मतलब होता है रिग्रेट। तो उस दिन लेखक रिग्रेट कर रहे थे कि आज का दिन बेकार चला गया, आज का दिन फालतू था। ठीक है, लेकिन कौवे का उस हरकत के बाद उनका जो था मूड चेंज हो गया, और उनका जो भी अब बचा हुआ दिन का समय है वो दिन अब वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब यहाँ पे जो ये डस्ट ऑफ स्नो है, इसका पॉजिटिव रेफरेंस में यूज़ किया गया है। ये जो नेटर का मूड है वो चेंज कर देता है, और क्रो और ये हेमलॉक ट्री ये सिग्निफाई करते हैं सैडनेस एंड ग्लूम। ठीक है, मतलब सैड। ठीक है, और इन लोगों का यूज़ नेगेटिव रेफरेंस में किया गया है। तो पोएट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ये देखिए, क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव चीज़ें भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा चेंज करके चले जाती हैं। ठीक है, तो मतलब इस पोएम का थीम ही ये हो गया कि हमें लाइफ में हमेशा हर चीज़ जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले ही वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। क्योंकि एक कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ भी कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ अच्छा करके चला जाता है। तो वही इस पोएम का मैसेज है, और यही है फिर ये पोएम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम देखने के लिए तो देखिए, द वे अ क्रो जैसा, क्रो जो साउंड है उसमें हम लोग ए लगा देते हैं। तो क्रो जैसा साउंड और कहाँ पे है, स्नो, तो यहाँ पे भी हो गया ए। और कहीं है क्रो जैसा साउंड, तो नहीं है, हार्ट, मूड, पार्ट, रूट, ये सब में नहीं है। अब आते हैं मी पे। मी को अगर हम बी लगा दें तो मी जैसा साउंड और कहाँ पे है, ट्री, तो ट्री में भी हो जाएगा बी। और कहीं है हार्ट, मूड, नहीं, अब मी जैसा साउंड नहीं है। अब आते हैं हार्ट पे। अगर हम हार्ट को सी लगा दें तो, और हार्ट जैसा कहाँ पे वर्ड है, मूड, पार्ट, ये रहा पार्ट में है, तो यहाँ पे सी लगा देते हैं। ठीक है, और मूड में अगर हम डी लगा दें तो मूड जैसा वर्ड और कहाँ पे है, रूट, ये रहा डी। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया राइमिंग स्कीम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कुछ पोएटिक डिवाइस के ऊपर, मतलब फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आपका एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही लाइन में दो ठो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का इनिशियल लेटर सेम हो तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि एलिटरेशन यूज़ हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, सम, सेव्ड सम,
तो यहाँ पे भी एस और एस एक ही लाइन में दोनों वर्ड सेम से बिगिन हो रहे हैं, सेम लेटर से बिगिन हो रहे हैं, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस जो होगा वो होगा एलिटरेशन। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस लाइन में देखें तो हैज़ और हार्ट, ठीक है, दोनों पास पास प्लेस्ड है और दोनों का इनिशियल लेटर सेम है, हैज़ एच एच। ठीक है। तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस जो हो गया वो हो गया एलिटरेशन। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसका हैज़ का एच और इसका हैड का एच यहाँ पे भी एलिटरेशन होगा, लेकिन नहीं, वो वर्ड हमेशा क्लोजली प्लेस्ड मतलब सेम लाइन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। इतना दूर में एलिटरेशन काम नहीं करता है। ठीक है। चलिए, पहला हो गया पोएटिक डिवाइस। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पोएटिक डिवाइस पे, जो कि है आपका इंजैममेंट। ठीक है। इंजैममेंट क्या होता है उसका आप ऐसे समझिए, ये देखिए फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे सेकेंड लाइन शुरू हो जा रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन आने वक्त इस जगह पे ना कोई कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ पे इंजैममेंट यूज़ हुआ है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे, तो थ्रू आउट द पोएम में इंजैममेंट यूज़ हुआ है। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इंजैममेंट पहला हो गया पोएटिक एलिटरेशन, दूसरा हो गया इंजैममेंट। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपका है पोएटिक डिवाइस, वो है असोनेंस। असोनेंस क्या होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है असोनेंस और दूसरा होता है कॉन्सोनेंस। ठीक है। असोनेंस वावल साउंड को बोलते हैं, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पे थर्ड वर्ड में एक ओ जैसा साउंड आ रहा है। ठीक है। शुक डाउन ऑन, ठीक है, ज़्यादा ओ साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट है और ओ कौन सा है? वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है सेकेंड लाइन में वो आपका हो जाएगा असोनेंस। ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे मेन पोएटिक डिवाइस हो गया। पहला हो गया एलिटरेशन, दूसरा हो गया इंजैममेंट और तीसरा हो गया असोनेंस। ठीक है। चलिए, फिर इतना ही था ये पोएम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मेरे को काफ़ी मोटिवेशन देता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 का कंटेंट बहुत सारा आपको मिलेगा। और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि चैनल को थोड़ा ग्रो होने में थोड़ा जल्दी हेल्प मिले। ठीक है। चलिए फिर, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।